एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जो रोम या ग्रीस से बहुत पहले का है, एक ऐसा दौर जो प्राचीनता के आवरण में लिपटा हुआ है। हम हजारों साल पीछे 3200 ईसा पूर्व में जाते हैं, जो एक बड़े बदलाव का समय था। भारतीय उपमहाद्वीप के उपजाऊ मैदानों में छोटे कृषि समुदाय महान सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। इस युग ने नवपाषाण कालीन गांवों से हड़प्पा संस्कृति के शहरी चरण तक के संक्रमण को चिह्नित किया। लोगों ने अपने पर्यावरण पर महारत हासिल की, टेक्नोलॉजी विकसित की और एक अभूतपूर्व पैमाने पर व्यवस्थित हुए। इस अवधि में योजनाबद्ध शहरों का जन्म हुआ, वजन का मानकीकरण हुआ और लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क बने। इसने एक ऐसी सभ्यता की नींव रखी जो सदियों तक फली फूली और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें आकर्षित करती है। हम इस सभ्यता की शुरुआत का पता लगाएंगे, जैसे मेहरगढ़, मेहरगार जैसे गांवों से लेकर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों तक। इस अवधि को समझना एक महान महाकाव्य का पहला अध्याय खोजने जैसा है। सिंधु घाटी सभ्यता की नींव। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी प्रणाली के उपजाऊ बाढ़ के मैदानों पर फली फूली। यह क्षेत्र जो आधुनिक पाकिस्तान और भारत में है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों से समृद्ध था। वार्षिक बाढ़ मिस्र में नील नदी की तरह भरपूर फसलें सुनिश्चित करती थीं, जिससे बढ़ती आबादी को सहारा मिलता था। भौगोलिक बाधाओं के बावजूद ये सभ्यताएं व्यापार नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई थीं। मेसोपोटामिया में मिली सिंधु मोहरें और मनके मेलुहा नामक भूमि के साथ व्यापार का सुझाव देते हैं, जो संभवतः सिंधु क्षेत्र था। सिंधु सभ्यता अलग थलग नहीं थी, बल्कि प्राचीन दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी थी। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत सिंधु के खंडहरों में भव्य महल या शाही कब्रें नहीं मिलती हैं, जो एक औलार लगाई वर्समर डिक्स सवंसर संब्राफन रिवर प्रशांसचिना का संकेत देती हैं। यह एक अधिक समतावादी समाज का सुझाव देता है, एक पहेली जो इतिहासकारों को चुनौती देती रहती है। हड़प्पा जैसे शहरों को समझने के लिए हम उनकी जड़ों को नवपाषाणकालीन अतीत में देखते हैं। पाकिस्तान के कांची मैदान में स्थित मेहरगढ़ इस शुरुआती दौर की एक झलक पेश करता है। 3000 ईसा पूर्व तक मेहरगढ़ कृषि और शिल्प कौशल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोग खेती और पशुपालन करते थे, गेहूं और जौ उगाते थे और पशु पालते थे। उन्होंने मिट्टी की ईंटों के घर बनाए, जो एक बसे हुए पारिवारिक जीवन का संकेत देते हैं। ये समुदाय कुशल कारीगर थे, जो बढ़िया मिट्टी के बर्तन बनाते थे और पत्थर, हड्डी और खोल के साथ काम करते थे। दूर की सामग्री से बने उनके शुरुआती व्यापार नेटवर्क का संकेत देते हैं। समय के साथ मेहरगढ़ आकार और जटिलता में बढ़ा, जिसमें विशेष शिल्प उत्पादन होता था। मृतकों का सावधानी पूर्वक दफन उभरते सामाजिक रीति रिवाजों और विश्वासों का सुझाव देता है। मेहरगढ़ सिंधु सभ्यता के विचारों और टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रयोगशाला था। यह साधारण गांवों से प्राचीन दुनिया के योजनाबद्ध महानगरों तक का कदम था। जैसे जैसे तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व आगे बढ़ी, सच्चे शहर उभरे। लगभग 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध शहरी केंद्र उभरे। ये विशाल महानगर थे, शहरी डिजाइन की उत्कृष्ट कृतियां। शहरों की योजना एक जैसी थी, जो एक गढ़ और एक निचले शहर में विभाजित थे। गढ़ में महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें थीं, संभवतः प्रशासनिक केंद्र और अन्न भंडार। निचला शहर अपने ग्रिड जैसी पैटर्न के साथ शहर का दिल था। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं, जिससे आयताकार शहर ब्लॉक बनते थे। मुख्य सड़कें चौड़ी थीं, जिससे लोगों और गाड़ियों का आसान आवागमन होता था। भट्ठी में पकाई गई ईंटों का उपयोग आकार में मानकीकृत इस सभ्यता की एक पहचान थी। विशाल क्षेत्रों में यह मानकीकरण एक एकीकृत संस्कृति को केंद्रीय समन्वय के साथ दर्शाता है। इन शहरों का उदय परिपक्व हड़प्पा काल की शुरुआत को चिह्नित करता है, एक स्वर्ण युग।
इंडस वैली के लोगों की प्रतिभा सिर्फ उनकी ग्रिड जैसी सिटी प्लानिंग तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के इंट्रिकेट डिटेल्स, खासकर वाटर मैनेजमेंट तक भी फैली हुई थी। मोहेंजोदारो के सिटाडेल में स्थित ग्रेट बाथ इस सभ्यता की सबसे आइकॉनिक संरचनाओं में से एक है। यह अद्भुत संरचना एक बड़ा आयताकार टैंक है जो आधुनिक स्विमिंग पूल जैसा लगता है, और इसमें फाइनली फिटेड बिग ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ था। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसके किनारों और फर्श पर प्राकृतिक बिटुमिन या टार की परत चढ़ाई गई थी। इस बाथ के चारों ओर कॉलोनेट था और पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं। इसे पास के कमरे में बने एक वेल से पानी मिलता था और इस्तेमाल किए गए पानी को निकालने के लिए सोफिस्टिकेटेड आउटलेट भी था। यह विशाल शायद किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक अनुष्ठान या सेरेमोनियल बेथिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। शायद हड़प्पन अर्बन प्लानिंग की सबसे इंप्रेसिव और डिफाइनिंग विशेषता थी उनका अत्याधुनिक वाटर और सैनिटेशन सिस्टम, जो अपने समय से कहीं आगे था। लोअर टाउन के लगभग हर घर में प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट था, जो उस दौर की अन्य प्राचीन सभ्यताओं के आम लोगों के लिए असंभव सी सुविधा थी। ये बाथरूम्स ड्रेन्स के एक नेटवर्क से जुड़े हुए थे जो पूरे शहर के सीवेज सिस्टम का हिस्सा था। ये ड्रेन्स बेक्ड ब्रिक्स से बनी थीं और सड़कों के किनारे किनारे चलती थीं। इन्हें स्टोन स्लैब्स या ब्रिक्स से ढका गया था, जिन्हें सफाई और मरम्मत के लिए हटाया जा सकता था, जिससे हाइजीन और पब्लिक हेल्थ की गहरी समझ झलकती है। यह सिस्टम वेस्ट वाटर और सीवेज को रेजिडेंशियल एरियाज से दूर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे शहर साफ रहता था। इस ड्रेनेज सिस्टम में अटेंशन टू डिटेल वाकई हैरान करने वाली है। हाउस ड्रेन्स, जो अक्सर टेराकोटा पाइप से बनी होती थीं, को इस तरह स्लोप दिया गया कि वे मेन स्ट्रीट ड्रेन से सीमलेसली जुड़ जाएं। स्ट्रीट ड्रेन्स को भी हल्का स्लोप दिया गया था ताकि वेस्ट का फ्लो स्मूथ रहे। रेगुलर इंटरवल्स पर सम्प पिट्स या मैनहोल्स बनाए गए थे जो सॉलिड वेस्ट को ट्रैप कर लेते थे और समय समय पर साफ किए जा सकते थे। इससे ड्रेन्स क्लॉग नहीं होते थे और सिस्टम फंक्शनल बना रहता था। यह अंडरग्राउंड नेटवर्क, जो शहर की प्लानिंग के साथ ही बनाया गया था, प्लानर्स की इंजीनियरिंग स्किल और सिविक वेलबींग के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। वाटर मैनेजमेंट पर यह जोर सैनिटेशन से आगे भी था। हड़प्पन लोग अपने घने अर्बन इलाकों के लिए क्लीन वाटर सप्लाई सुनिश्चित करने में भी माहिर थे। रिवर्स तो मुख्य स्रोत थी ही, लेकिन कि घरों में प्राइवेट वेल्स, जिन्हें स्पेशली मेड वेड शेप ब्रिक्स से परफेक्टली सर्कुलर और स्टेबल बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने सिर्फ मोहेंजोदारो में ही सैकड़ों ऐसे वेल्स खोज निकाले हैं। प्राइवेट वेल्स से क्लीन वाटर और पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। यह होलिस्टिक अप्रोच थी अर्बन वाटर मैनेजमेंट की। ऑर्डिनरी नागरिकों की सेहत और सुविधा पर केंद्रित यह एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है और इसे इसकी समकालीन सभ्यताओं से अलग बनाता है। तो जरा सोचिए, इन प्राचीन और व्यस्त शहरों में आम आदमी की जिंदगी कैसी थी? खुदाई से मिले सबूत बताते हैं कि यहाँ की समाज व्यवस्था बहुत संगठित थी और जीवन स्तर भी अपेक्षाकृत अच्छा था। निचले शहरों में बने घर, चाहे छोटे हों या बड़े, लगभग एक ही नक्शे पर बनाए जाते थे। ज्यादातर घर 2 मंजिला होते थे और उनके बीच में एक आंगन होता था जो घर के अंदरूनी कमरों को रोशनी और हवा देता था। यही आंगन पारिवारिक जीवन का केंद्र था। यहीं खाना बनता, बुनाई होती और अन्य घरेलू कामकाज चलते। ये भी गौर करने वाली बात है कि छोटे घरों को भी शहर की नालियों से जोड़ा गया था और उनमें अक्सर अपने निजी स्नान घर भी होते थे। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों के लिए साफ सफाई और सुविधा कितनी अहम थी और ये सुविधा समाज के बड़े हिस्से को मिलती थी। अब अगर बात करें सामाजिक ढांचे की, तो यह आज भी बहस का विषय है क्योंकि अभी तक उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है।
मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ न तो किसी राजा की भव्य मूर्तियां मिली हैं, न ही कोई आलीशान कब्रें जिनमें खजाना भरा हो। इसी वजह से कुछ विद्वानों का मानना है कि यह समाज अपेक्षाकृत समानता प्रधान था। शायद व्यापारियों, पुजारियों या कुलपतियों की परिषद द्वारा चलाया जाता था, न कि किसी एक सर्वशक्तिमान राजा के द्वारा। शहरों का एक जैसा होना और ईंटों, बर्तनों और बाटों का मानकीकरण की यह भी दिखाता है कि कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता रही होगी, लेकिन वो सत्ता धार्मिक थी, आर्थिक थी या राजनीतिक, यह अब भी रहस्य है। किले में शायद शासक वर्ग रहता था, लेकिन उनकी असली पहचान अब भी छुपी हुई है। इंडस घाटी के लोग बहुत कुशल कारीगर और शिल्पकार थे। उनके शहर औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र थे। खुदाई में बर्तन बनाने, मन के गढ़ने, धातु और सीप का काम करने की विशेष वर्कशॉप मिली है। कुम्हारों ने सुंदर डिजाइन वाले लाल काले बर्तन बनाए, जिन पर जानवर, पक्षी और ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थीं। धातुकर्मी तांबा और कांसे से औजार, हथियार और बर्तन बनाते थे। पर शायद सबसे अनोखा शिल्प था छोटे छोटे बेहद बारीक मन के बनाना, जो कर्नेलियन और अगेट जैसे अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाते थे। ये मन के बहुत कीमती माने जाते थे और दूर दूर तक व्यापार में जाते थे। श्रम का यह विभाजन दिखाता है कि यहाँ की शहरी अर्थव्यवस्था कितनी जटिल थी, जहां लोग खेती के अलावा भी कई पेशे अपना सकते थे। बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत सी खिलौने थी, जिससे उनके जीवन की एक झलक मिलती है। खुदाई में मिट्टी के छोटे छोटे बैल, बंदर, पहिएदार छोटी गाड़ियां और पक्षियों के आकार की सीटी मिली है। वे बोर्ड गेम भी खेलते थे। ईंटों और टाइल्स पर बनाए गए खेल के ग्रिड और मिट्टी या पत्थर के पास से इसके सबूत हैं। ये साधारण चीजें हमें याद दिलाती हैं कि ये सिर्फ इमारतों का समूह नहीं था, बल्कि जीवन समुदाय थे, जहां परिवार, बच्चे और रोजमर्रा की मेहनत और खेल कूद से भरी जिंदगी थी, जैसी हर युग में इंसानों की होती है। सिंधु घाटी की भव्यता एक मजबूत कृषि आधार पर बनी थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों ने विविध फसलों का समर्थन किया। गेहूं और जौ मुख्य फसलें थीं। गर्मियों में कपास और खजूर उगाए जाते थे। हड़प्पावासी कपास उगाने और कपड़े बुनने वाले पहले लोगों में से थे। इस कृषि अधिशेष ने उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे बड़ी शहरी आबादी को सहारा मिला। हड़प्पा जैसे शहरों में अधिशेष भोजन के भंडारण के लिए अन्न भंडार थे। बर्तन और मनके बनाने के लिए विशेष कार्यशालाओं के साथ एक जीवंत शिल्प वासी धातु विज्ञान में कुशल थे। औजार और सुंदर कांस्य मूर्तियां बनाते थे। उनके व्यापार नेटवर्क दूर तक फैले हुए थे। मेसोपोटामिया के साथ लंबी दूरी के व्यापार के सबूत मिलते हैं। सिंधु लिपि सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। मुहरों और मिट्टी के बर्तनों पर मिली इसमें सैकड़ों प्रतीक शामिल हैं। दशकों के अध्ययन के बावजूद लिपि अभी भी अस्पष्ट है। अधिकांश शिलालेख छोटे हैं, संभवतः नाम या शीर्षक का संकेत देते हैं। इस लिपि को अनलॉक करने से इन मौन शहरों को आवाज मिल सकती है। हड़प्पा की मुहरें अक्सर स्टीटाइट से बनी होती थीं, जिनमें जटिल पशु नक्काशी होती थी। ये मुहरें संभवतः प्रशासनिक या व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करती थीं। सिंधु कला में पत्थर और धातु की मूर्तियां शामिल हैं, जैसे ओनतान मोंडी वाइंगेसेसिस प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की वर्ड डांसिंग गर्ल। टेराकोटा की मूर्तियां अक्सर महिलाओं की प्रजनन पूजा का सुझाव देती हैं। कोई मंदिर या धार्मिक ग्रंथ नहीं मिले हैं, लेकिन कला आध्यात्मिक जीवन का संकेत देती है। पशुपति मुहर में जानवरों से घिरा एक आकृति दर्शाई गई है, संभवतः शिव का एक प्रारंभिक रूप। ये प्रतीक एक समृद्ध विश्वास प्रणाली का सुझाव देते हैं, जो बाद की भारतीय परंपराओं को प्रभावित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से 2500 ईसा पूर्व तक असाधारण उपलब्धियों का समय था। उन्होंने उन्नत बुनियादी ढांचे के साथ दुनिया के कुछ शुरुआती योजनाबद्ध शहर बनाए। उनकी ग्रिड जैसी सड़कें और स्वच्छता प्रणालियां अपने समय से आगे थीं। एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था ने उनके शहरी केंद्रों और व्यापार नेटवर्क
नेटवर्क का समर्थन किया। उनके पतन के बावजूद सिंधु की विरासत बाद की भारतीय संस्कृतियों में बनी हुई है। प्रजनन पूजा और शहरी नियोजन जैसे तत्वों ने भविष्य की सभ्यताओं को प्रभावित किया। उनकी शिल्प कौशल और व्यापारी रासायनिक क्षेत्र का अभिन्न अंग बन गई। सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी। उनके विश्व को समझना हमें भारतीय सभ्यता की जड़ों को समझने में मदद करता है।